नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम वाद संवाद में। 24 फरवरी को जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। देश के इतिहास में पहली बार किसी घोषणा के 24वें दिन ही, वह भी चंद सेकंड में ही 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंच गए। इधर गोरखपुर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाया, उधर पलक झपकते ही देश भर के अन्नदाता किसानों को सम्मान निधि की पहली किश्त मिल गई। ये तो ट्रेलर है। जब फिल्म पूरी होगी तो देश के 85% और 12 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए बतौर सम्मान निधि के पहुंचने लगेंगे। खास बात यह भी है कि जिनकी कागजी कार्यवाही अभी पूरी नहीं हो पाई है, उनकी किश्त डूबेगी नहीं, बल्कि पहली किश्त के साथ जोड़कर ही दी जाएगी। सरकार ने पिछली तारीख 1 दिसंबर 2018 से ही इसे लागू कर दिया है। इस नाते मार्च 31 तक उनकी पहली किश्त बनती है। जिनके खेत 2 हेक्टेयर या उससे कम हैं, वो सभी किसान इस सम्मान निधि के हकदार हैं। ये हक, ये सम्मान किसानों को केंद्र सरकार अपने खजाने से दे रही है। राज्यों को तो सिर्फ किसानों की सूची बनानी है। कैसे हुआ ये सब? कितने राज्यों के कितने किसानों के खाते में पहुंची 24 फरवरी को ये राशि? कौन से राज्य हैं जो सुस्त हैं, कौन से हैं जो मुस्तैद? राज्यों का कैसा रहा रवैया? सामुदायिक भूमि पर कृषि करने वालों को किस तरह मिली ये राशि? ऐसे ही तमाम सवालों पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी और पीएम किसान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री विवेक अग्रवाल से वाद संवाद करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के कृषि और पर्यावरण संपादक श्री विश्व मोहन, इंडिया टुडे के पूर्व संपादक श्री जगदीश उपासने, इकोनॉमिक टाइम्स की विशेष संवाददाता सुश्री माधवी सैली, भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसान नेता श्री मांगेराम त्यागी, भारतीय कृषक समाज से जुड़े किसान नेता श्री अजीत सिंह तेवतिया और उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आए ढेर सारे किसान। आप सभी का दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। वाद संवाद की शुरुआत करें उसके पहले आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बीते 4.5 वर्षों के अपने प्रयासों को और मजबूती की इस कड़ी में किसानों को सीधी मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से देश के करोड़ों किसानों के चरणों में अर्पित करता हूं। जय जवान जय किसान के 3 उद्घोष के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बाबा गोरक्षनाथ की तपोभूमि गोरखपुर में हजारों किसानों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री सम्मान निधि का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन देश के इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। आज का दिन सामान्य दिवस नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान के नारे को वर्षों बाद किसान के खेत तक, किसान के घर तक, किसान की जेब तक उतारने का काम हो रहा है। आज का दिन देश के इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। आज का दिवस सामान्य दिवस नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान कहा था, उसी मंत्र को आज इतने सालों के बाद किसान के खेत तक, किसान के घर तक, किसान के जेब तक अगर उतारने का काम हो रहा है तो आज के इस पवित्र दिवस पे हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि जिन किसानों को आज पहली किस्त नहीं मिली, उन्हें आने वाले कुछ हफ्तों में ये रकम मिल जाएगी। ये पैसा केंद्र सरकार दे रही है। राज्य सरकारों को सिर्फ ईमानदारी से किसानों की सूची देनी है। कुछ सरकारें अभी तक सोई हुई हैं। अगर उन्होंने इस काम में लापरवाही की और किसानों के साथ खिलवाड़ किया तो किसानों का शाप और बद्दुआएं
उनकी सत्ता भस्म कर देंगी। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसे किसानों को दिए जाएंगे, उसकी पाई पाई केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार की तरफ से दी जाएगी। राज्य सरकारों को कुछ नहीं करना है, बस ईमानदारी से अपने अपने राज्य के किसानों की सही सूची बनाना है और वो लिस्ट तुरंत हमको पहुंचाना है। ऐसी भी कुछ राज्य सरकारें हैं जिनकी नींद अभी खुली नहीं है। उनको लगता है कि इस पर वो राजनीति करने जाएंगे। मैं इन सरकारों को चेतावनी देता हूं, अगर आपने अपने राज्य के किसानों की सूची समय पर नहीं पहुंचाई, अगर वो इन लाभ से वंचित रह गए, तो इन किसानों का श्राप, इनकी बद्दुआएं आपकी राजनीति को तहस नहस कर देगी। इस योजना में कोई बिचौलिया, दलाल और तेरा मेरा नहीं है। सबके खाते में सीधे पैसा जाएगा, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, न कोई जाति के आधार पर, न कोई धर्म के आधार पर। हर किसी को 5 एकड़ और उससे कम जमीन है, उन सबके खाते में सीधा पैसा जाएगा। पिछली सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वे सत्ता में थे तब उन्होंने सिर्फ कागजों पर योजनाएं बनाई, किसानों का भला करने की नीयत से नहीं, बल्कि उन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाने की नीयत थी। पहले की सरकारों ने बातें तो बहुत की, कागज पे योजनाएं भी बनाई, लेकिन उनकी मंशा किसान को सशक्त करने की नहीं, बल्कि किसान को छोटी छोटी चीज के लिए लगातार तरसाने की थी। उनमें किसान का भला करने की नीयत नहीं थी। माउस के एक क्लिक से प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी को 1 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में पहली किस्त के 2-2 हजार रुपए सीधे भेज दिए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने विभिन्न राज्यों के किसानों को मंच पर बुलाया और उन्हें किसान सम्मान निधि का सर्टिफिकेट भी भेंट किया। जी हाँ, तो आप किसान सम्मान निधि वितरण की रिपोर्ट के बाद प्रफुल्लित किसानों की इस तालियों की गड़गड़ाहट को सुन रहे हैं, जो अपने आप में काफी कुछ कहती है। तो आज हम सबसे पहले इन्हीं किसानों के पास चलेंगे और इनके विचार, इनकी राय जानेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जिन्हें किसान सम्मान निधि की जो पहली किस्त है वो मिल गई है? कितने लोग हैं यहाँ पर? वाह, बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ज्यादा किसानों को यहाँ पर ये किसान सम्मान निधि की पहली किस्त मिली है। राय जानना चाहूंगी, कैसा लग रहा है, बताइए। मुझे तो बहुत खुशी हुई है, क्योंकि जो ये किसान सम्मान निधि की जो पहली किस्त है, इससे जो छोटे वर्ग के किसान हैं उन लोगों को जो लागत लगती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो अच्छे से अपनी खेती कर पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। बताइए, इस 2000 रुपए की जो राशि है ये कितने काम आएगी किसानों के? जिनके 1 किला होते हैं किसान के, उनके तो बहुत ज़्यादा काम आएगी। उनको ये लगेगा 2000 उनके लिए क्या आ गया घर पे, और जो 2 किले के मालिक हो गए उनके लिए तो फिर वही बात है। जी चलिए, यहाँ पर और भी किसानों से बात करते हैं। बताएं, आप में से कोई कैसा लगा आपको जब ये 2000 की किस्त आई? क्या उम्मीद थी कि महज बजट के दिन घोषणा के 24 दिन के अंदर ये किस्त आ जाएगी? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अन्नदाता को अन्नदाता बन के एक ऐसा सहारा दिया है, जो जिस समय खेत बिजाई की जरूरत पड़ती है उस समय किसी
सहारे की जरूरत नहीं छोड़ी है। सीधे बैंक से पैसा निकालो और बीज खरीदो और अपने खेत में डालो। माननीय मोदी जी के लिए हम किसान तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, ये खुशी है यहाँ पर मौजूद किसानों में। जी बताइए। जो अपनी वो के फल सब्जी लगाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है। बिल्कुल, तो जो छोटे और मझोले किसान हैं उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। ये 2000 की जो राशि जो एक एक किश्त करके आएगी 3 किश्तों में, ये काफी फायदेमंद है। जी बताइए। हम इस बात से ज्यादा खुश हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने छोटे वर्ग नहीं, ये अन्नदाता हैं और जो कि हमारे देश को अन्न देते और उनके बारे में इतना सोचा। हम सब बहुत खुश हैं और तहे दिल से उनको धन्यवाद करते हैं। जी बिल्कुल, तो बताइए कि आप लोगों को भी लगता है कि ये प्रधानमंत्री है जो किसानों के बारे में सोचते हैं, क्या राय है आपकी? लीजिए। उनका बहुत ही अच्छा कदम रहा है। किसानों के बारे में उन्होंने पहली बार जो किसी प्रधानमंत्री ने जो ये घोषणा की और एक बटन दबाते 24 तारीख को जो 2000 रुपए, जो एक बहुत बड़ी रकम है छोटे किसान के लिए, क्योंकि 6000 रुपए 1 एकड़ पे नॉर्मल खर्चा आ जाता है खेती में बिजाई जुताई के लिए, वो फ्री में किसान सम्मान निधि के द्वारा हमें दिया गया और किसान को आमदनी जो अब से पेंशन मिल ही जाएगी। जी बिल्कुल। आइए कुछ और यहाँ पर किसानों से बात करते हैं। ये बताएं कि किस तरह की दिक्कतें छोटे और मझोले किसानों को आती थी जिससे आपको लगता है कि मदद मिलेगी, ये 2000 की राशि मिल जाएगी तो? देखो जी, हमारे पास पैसा नहीं रहता था बीज बुवाई के टाइम में, तो हमें चाहे तो बैंक से ऋण लेना पड़ता था जी, और चाहे बनिया से उधार लेना पड़ता था। अब हमें वो दिक्कत खत्म हो गई। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही एक बड़ी बात ये हुई है कि सीधे खाते में ये राशि आई है। कई बार होता है कि जब सरकारी योजना चलती है तो पैसा बिचौलियों के पास चला जाता है या कहीं और चला जाता है। इस बात की कितनी खुशी है कि सीधे बैंक अकाउंट में ये राशि आई है? आज 2000 रुपए की राशि हमारे बैंक अकाउंट में दी है। अगली योजना में क्या पता 10,000 आए, 15,000 आए, ये भी कुछ नहीं पता किसानों के लिए कितने दे सकते हैं। बिल्कुल, ये उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो अपने भाषण में ये स्पष्ट कर दिया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ये राशि बाद में वापस ले ली जाएगी, और ऐसा नहीं होने वाला है, बल्कि उम्मीद यहाँ पर किसानों को है कि ये राशि बढ़ेगी। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? 2000 रुपए में वाकई में एक इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने किसानों की मदद करने की सोचा है, उसके लिए उनके बहुत बहुत आभारी हैं। लेकिन मैं सरकार से ये भी आग्रह करना चाहता हूँ कि इस दौर में, आज के ज़माने में 2000 रुपए लेकर भी किसान बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है सहायता हुई है उसकी ये महसूस कर रहा है जी। तो इसके बारे में भी सरकार ये कुछ ज़रूर सोचना चाहिए कि किसानों का किस तरीके से भला हो, जो आगे से मतलब किसान हमेशा सरकार के आगे हाथ ना फैलाए, कि उसके हाथ मजबूत किए गए हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्हें लगता है कि किसानों का भला होगा इससे, ये 2000 रुपए जो है वो मिलेंगे तो भले? अच्छा, तो अलग अलग राय है, लेकिन अधिकतर लोगों की राय यहाँ पर यही है कि किसानों का भला इससे होगा। कुछ कहना चाहते हैं इस पर आप? जी। सवाल ये नहीं है कि 2000 रुपए की बात है, पहली छोटी किस्त लग रही है। 100 रुपए जब सीजन होता है ना, जब गेहूं के कट्टा खरीदने के लिए 850 रुपए का और 1100 का कट्टा आता है। एक कट्टा तो आप नगद खरीद लोगे, साथ में डीएपी का कट्टा भी खरीद लोगे। यूरिया भाई एक एकड़ का आप 2000 रुपए मिल रहे हैं आपको। अब 2000 रुपए में आपका यूरिया भी आ जाएगा, डीएपी भी आ जाएगा और आपका एक कट्टा भी आ जाएगा। डीएपी बेशक मैं मान रहा हूं कि 1350 का है, रेट घटने वाले हैं, ये हमारे पास सूचना आ रही है। डीएपी के रेट घटने वाले, ये हमारे पास सूचना आ रही है। तो 2000 रुपए में 1 एकड़ खेत बोब सकता है, ये कम बात नहीं है जी। तो किसान का तो एक सिस्टम चालू हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सिस्टम चालू कर दिया। कोई भी सरकार, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो सेंटर में हो, जरूर से जरूर ध्यान रखेगी। अब उनकी मजबूरी है जी। ये बहुत बढ़िया बात आपने कही है कि आप लोगों को भी यहाँ पे लगता है कि किसानों के बारे में सोचना अब लोगों ने शुरू कर दिया है और प्रधानमंत्री जी ने इस बात को लोगों के बीच ला दिया है। इस पर कोई विचार आप कहना चाहेंगे? मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी है जी। बिल्कुल, तो बहुत ही खुशी है यहाँ पर महिलाओं में भी। बताइए आप, किस तरह से ये फायदेमंद होगी राशि? ये राशि फायदेमंद होगी। कहीं कहीं किसानों की इतनी बुरी स्थिति थी अब तक, क्यों मुझे ज्ञात हुआ, मेरा पुत्र वहाँ पढ़ता है पंतनगर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर में जी जी। तो जब वो उत्तराखंड में उसका 1 महीने का विलेज अटैचमेंट चला था तो वहाँ गया तो रोने लगा फ़ोन करके, मम्मी ऐसी स्थिति है किसानों की, वो खाना एक टाइम मिल गया नहीं,
वो हमें अन्न दे रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम चारों टाइम नाश्ता भी कर रहे हैं, खाना। तो उसने कहा मम्मी मैं देख रहा हूँ ऐसी स्थिति है, और आज ये राशि मिलने से कम उन लोगों की स्थिति वो तो नहीं रहेगी। बिल्कुल, तो ये मोदी जी ने है जो बिल्कुल जो प्रधानमंत्री मोदी जी में ये संवेदनशीलता दिखती है, वो अब आज के युवाओं में भी किसानों को लेकर वो जागरूकता आ गई है कि उनमें भी ये संवेदनशीलता दिखती है। मैं अब आपके यहाँ पे जो पैनलिस्ट बैठे हैं यहाँ पर मैं आपसे चाहूंगी कि अगर आप भी जो किसान मौजूद है इनकी राय जानना चाहते हैं या इनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने किसान हैं जिनका गांव के स्तर पे या ब्लॉक के स्तर पे कोई संगठन है, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई संगठन बना के आपके यहाँ जो उत्पाद होता है उसको बेचने की आपने कोई व्यवस्था की है, या ऐसी कोई व्यवस्था है, या सब लोग अलग अलग ही अपना खेती का काम और उसको जो उपज है उसको बेचने का काम करते हैं? बताइए, क्या अपने ही स्तर पर कर रहे हैं या है संगठन भी बनाया आपने? सबका ये जैसे अनाज मंडी है तो अनाज मंडी में ही गेहूं ले जाते हैं, वहीं पर किसान जो है बोली लगती है, और या सरकारी खरीद होती है तो उसमें जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो जो गवर्नमेंट निर्धारित रेट करती है उसी पे लगभग बिकता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ये आपकी सरसों और अन्य ज्वार बाजरा इन चीजों में दिक्कतें आती हैं। बाकी कपास जो रेट पे नहीं बिक पाता, जैसे कि मूंग है, मूंग जो है रेट 6900 रुपये आ गया है और बिकता है वो 4000 और 5000 मंडी में। ये अभी एक बहुत बड़ी समस्या है। बाकी मुझे लगता है कि इस समस्या पे भी सरकार पे गौर है। कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर विवेक जी कि अगर फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे तो किस तरह से लाभ होगा इनको? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हम परंपरागत खेती करते हैं, कई बार गेहूं और धान की खेती करते हैं या बाजरा ज्वार की खेती करते हैं, तो उतना हमें मार्जिन नहीं मिल पाता क्योंकि उतनी आमदनी उसमें नहीं हो पाती। तो एक जो 2000 रुपये की राशि आपको 6000 रुपये साल में मिलेंगे और हर साल मिलेंगे, तो आने वाले समय में हो सकता है एक परिवार में 2 भाई हैं उनको अलग अलग मिलेंगे। तो ये भी सोचा जा सकता है कि ये जो पैसा है जो आना है, क्योंकि हमें अशोर्ड इनकम है कि ये तो आना ही हर साल अपने को पता है आना है। वो फल की सब्जी फल हो सकते हैं, सब्जियां हो सकती हैं, या खेती का स्वरूप बदल सकता है, कहीं ड्रिप की सुविधा हम जुटा सकते हैं जिसमें और सब्सिडी स्कीम का लाभ भी ले सकते हैं। तो एक इस तरफ भी सोचना पड़ेगा कि जो पैसा आपको मिल रहा है उसका दीर्घकालीन फ़ायदा आप खेती में कैसे ले सकते हैं। एक हमारे को शॉर्ट टर्म है कि हमारी ज़रूरत तुरंत पूरी हो गई, एक है कि जो पैसा लगातार हमें आना है उसका हम लंबे समय तक किसी बड़े प्रयोजन के लिए भी उपयोग करें और कैसे करें। जी, तो आइए जानते हैं कि यहाँ मौजूद जो किसान हैं उन्हें कर्ज माफी का जो उपाय है वो बेहतर लगता है या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से उन्हें लगता है ज्यादा फायदा होगा। आप लोग अपने हाथ खड़े कीजिए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पक्ष में है। जी हाँ, तो अलग अलग राय है, लेकिन अधिकतर किसानों की राय यहाँ भी हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की राय से मेल खाती है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है जो उनके लिए फायदेमंद है। माधवी जी, आप यहाँ पर मौजूद किसानों से कुछ पूछना चाहेंगी, जानना चाहेंगी? आप लोगों के गांव में क्या लिस्ट लगाई गई थी? कैसे आप लोगों को पता चला कि आपका नाम है? क्या कोई किसान भाई हैं जो जिनका लिस्ट से नाम नहीं था? कैसा प्रोसेस रहा है? अच्छा, आप लोगों का लिस्ट में नाम नहीं था, ठीक है। तो अब आगे भी आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि कोई छूटेगा नहीं, सबको ये किश्त मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे आप? वो लिस्ट मिली थी, वहाँ पे गई पटवारी के पास, हमने जाके देखा हमारा उसमें नाम नहीं है। फिर वो पीछे से सूचना मिली कि आप अपने फार्म भर के दे दो। पटवारी को हमने सबमिट करे और हमारे खाते में कल ही पैसे आ गए जी। ये शुरुआत बहुत अच्छी है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि बीच की जो दलाली थी, जो बीच के क्या नाम है दलाल थे, जो एजेंट थे, जो बिचौली है, वो सब खत्म है। प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा सराहनीय कदम ये है कि जो 2 पैसे वहां से चले 2 पैसे किसान को मिल गए, सबसे बड़ी बात। तो छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये राशि है और कई तरह की जरूरतें सामने आ जाती है अचानक, जिसके लिए कई बार उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। तो यही राय है किसानों की कि इससे वो बच जाएंगे कर्जदार बनने से, बल्कि ये राशि उनके लिए मददगार साबित होगी। इसी तरह से हमारी चर्चा जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर, जिसकी पहली किश्त 24 फरवरी को महज ऐलान के 24 दिन के अंदर किसानों के खाते में आ गई है, इस पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की,
कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल। जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है। किसानों का हुआ सम्मान। जी हां, 24 फरवरी को रिकॉर्ड 24 दिनों में सम्मान निधि की पहली किश्त जारी हुई। कैसे हुआ ये सब और किसानों को के मन में इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, इन पर हम वाद संवाद का सिलसिला जो है उसे आगे बढ़ाते हैं और बातचीत में अब जो किसान नेता हैं उन्हें शामिल करते हैं। मांगेराम त्यागी जी, आपसे भी जानना चाहूंगी, यहाँ पर मौजूद किसानों से तो हमने सुना कि कैसी उनकी प्रतिक्रिया है। आपके क्षेत्र के जो किसान हैं उनमें किस तरह का माहौल है जब आपने देखा कि 24 दिनों के अंदर किसान सम्मान निधि की पहली किश्त तक जारी हो गई? ऐसा है, अभी आपने देखा स्टूडियो में भी किसान, मैं जहां तक समझ रहा हूं बहुत दूर दूर तक के किसान यहां मौजूद हैं जी। उनकी प्रतिक्रिया भी मैंने देखी है। मेरे क्षेत्र में भी देखो, एक बात सबसे बड़ी तो ये है कि एक कहावत है हमारे यहाँ बहुत पुरानी कि डूबते को तिनके का भी सहारा। जी बिल्कुल। ये जो किसान कर्ज में था, ये राशि उसे 2000 रुपये तिमाही 3 महीने बाद 2,000 रुपये की 3 किस्त उसे मिलेंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि ये उसे सहारे का काम करेंगे जी। उसे सहारा लगेगा। जैसा भी एक कृषक बता रहे थे कि भी डाई का कट्टा भी आ सकता है, उसमें यूरिया भी आ सकता है, वो बीज भी खरीद सकता। छोटा किसान हमने देखा भी है, क्योंकि मैं भारतीय किसान यूनियन को बिलोंग करता हूं और पूरे देश के अंदर हम किसानों के लिए आंदोलन करते हैं जी जी। उनके हक के लिए हम लोग जो है लड़ते हैं। मैंने ये भी देखा है कभी कभी कि छोटा किसान 1,000 रुपए भी उधार हमने मांगता देखा जी। जो किसान 1,000 रुपए मांग रहा है और आज उसे 2,000 रुपए मिल रहे हैं। तो कभी कभी हमने एक ऐसा भी है क्षेत्र के अंदर कि एक ही दीवार के अंदर 2 सगे भाई रह रहे हैं, अलग अलग है, उनके नाम पे है जमीन, अलग अलग उनके नाम पे है, रहते एक जगह है, उन्हें 4,000 रुपए मिलेंगे, फिर 4 मिलेंगे, फिर 4 मिलेंगे, तो उनको तो 12,000 हो गए। बिल्कुल। तो ऐसे किसानों के लिए बहुत ही फायदा होगा। अगर आप भी इत्तेफाक रखते हैं तो जोरदार तालियां इसके लिए भी हो जाए जी। और अब अजीत जी आपके पास आना चाहूंगी, बताइए आपके क्षेत्र के किसानों के बीच किस तरह की राय है? हमारे यहाँ जो कुछ किसान बैठे हैं इनमें से हरवीर किसान ऐसे हैं, कल मैंने उनका जो मैसेज पढ़ा उसमें 2,000 आने के बाद उसके खाते में 3,000 बैलेंस शो दिखा रहा है। किसानों के खातों में पैसे नहीं है जी। उसका उपयोग वो बैठे हुए उनका मैसेज आप देख सकते हो। और 2014 से अब तक जितनी योजनाएं मोदी जी ने लागू करी हैं वो किसान हितैषी योजनाएं हैं। और ये जो किसान जो पीएम निधि आ रही है ये एक ऐतिहासिक फैसला है जो किसानों को इतना मददगार साबित होगा कि वो अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। कुछ इलाकों में, कुछ स्टेटों में तो ये राशि इतनी ज्यादा महत्व रखती है क्योंकि पूरे साल का पट्टा ही 3,000 या 4,000 रुपए है और उनको 6,000 मिल जाए तो ये समझो कि कितने एकड़ की उसे वो मिल गई है। ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। सारे किसान बहुत खुश हैं। कल इन्होंने लड्डू भी बांटे हैं शाम को, इतवार को जो हम समझ सकते हैं कि कितनी खुशी है किसानों के मन में इसे लेकर। और देवेश जी, बजट में ऐलान के बाद से ही किसानों की उम्मीद हो गई थी और किसानों में खुशी थी, लेकिन ये सोचा नहीं गया था कि महज 24 दिन के अंदर ही इतना बड़ा कदम उठा लिया जाएगा और 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा किसानों को सीधे सीधे जो पहली किश्त है वो मिल गई। लेकिन आप लोगों के लिए कितना मुश्किल भरा रहा ये काम? नहीं, ये चुनौतीपूर्ण कार्य तो था ही और विशेष रूप से इसलिए क्योंकि हम लोगों राज्यों को साथ लेके कार्य करना था। लेकिन ये खुशी की बात ये है, हर्ष की बात ये है कि हम राज्य सरकारों ने भी अपनी पूरी मशीनरी और जो सम्मान की बात होती है, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि बहुत जगह से हम लोग को ये फीडबैक मिला कि साहब अभी तक तो हम तहसील में, थानों में दौड़े दौड़े फिरते थे कुछ काम के लिए, अब लेखपाल पटवारी सब हमारे पीछे दौड़ रहे हैं कि जल्दी से भरो और हमको जो है जल्दी से जल्दी नाम देना है। ऊपर से आदेश है कि सारे किसानों को पूरा करना है। तो ये एक सम्मान की बात है
कि कर्मचारी दौड़ रहे थे हमारे किसानों के पीछे कि जल्दी से आप जो है हमारा अपना नाम, अपना डिक्लेरेशन दीजिए जिससे आपका नाम हम कंप्यूटर पे चढ़ा सकें। तो ये बहुत तेजी से काम हुआ है फील्ड में, जिसकी वजह से ये स्थिति आ पाई है और ये बड़ा एक टीम वर्क था पूरा ऊपर से नीचे तक। विवेक जी, राज्यों की बात हो रही है, हमने सुना भी प्रधानमंत्री जी ने कई राज्यों का अभिनंदन किया है जिन्होंने बढ़ चढ़कर साथ दिया है ताकि ये जो काम है वो पूरा हो पाए, लेकिन कई राज्यों की सुस्ती का भी उन्होंने हवाला दिया और बताया कि कुछ राज्य अभी भी नींद से जागे नहीं हैं। तो ऐसे राज्यों से काम करवाने के लिए या उस क्षेत्र के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए क्या किया जा रहा है? वास्तव में सभी राज्यों की जो डेटा की तैयारी है, जो बेनिफिशियरी लिस्ट की तैयारी है, वो अलग अलग स्तर की है। कुछ राज्यों ने मेहनत की है और उन्होंने जैसा देवेश सर ने बताया कि उनके कर्मचारियों ने भाग भाग के जानकारी इकट्ठी की और वो जानकारी पोर्टल पे आई और उसके बेसिस पे किसानों को लाभ मिला। और कुछ राज्यों की तैयारी थोड़ी कम रही जिसकी वजह से उनका डेटा जल्दी से नहीं आ पाया। पर मुझे उम्मीद है कि जिन राज्यों का डेटा अभी नहीं आया है वो भी तैयारी करके अपना बेनिफिशियरी लिस्ट हमारे पोर्टल पे चढ़ा देंगे और जैसे ही वो डेटा हमारे पास आएगा, वो बेनिफिशियरीज की लिस्ट आएगी, हम तुरंत कोशिश करेंगे कि वो लाभ किसानों को मिले। और ये लाभ ऐसा भी है जो कई किसान परिवारों के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन भी लेके आएगा। मैं मध्य प्रदेश का काडर का अधिकारी हूँ और मैंने ऐसे ज़िले देखे हैं जहाँ पे बहुत छोटी जोत के ट्राइबल किसान हैं और वहाँ पे अभी भी कोदो कुटकी उगती है और ऐसी फसल उगती है जिसमें कोई भी रिटर्न किसान को नहीं मिलता है, उसको मजदूरी के लिए ही बाहर जाना पड़ता है। पर ये जो पैसा किसान के पास जाएगा, कम से कम इससे वो नए तरह का बीज ले पाएगा, वो कोदो कुटकी की जगह गेहूं बीज पाएगा, चना बीज पाएगा, ऐसी फसलें ले पाएगा जिससे उसको लाभ हो। वो ऐसी उसकी कैपेसिटी नहीं थी कि वो ब्याज पे ऋण लेके अपनी खेती की प्रक्रिया को बदल सकता, पर ये पैसा जब जाएगा तो वो अपनी खेती की प्रक्रिया को बदलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे राज्य जहाँ पे बहुत जो जोत की व्यवस्था मॉडर्न प्रैक्टिसेस नहीं थी, वो धीरे धीरे मॉडर्न प्रैक्टिसेस की तरफ आएंगे और मुझे उम्मीद है कि वो सब राज्य भी तेजी से अपने बेनिफिशियरी लिस्ट हमें देंगे जिससे हम विश्व मोहन जी, अभी तेवतिया जी ने और विवेक जी ने जो बात कही है उसी को आगे बढ़ाती हूँ कि कुछ किसान ऐसे हैं कि जिनके खाते में अब 2000 की राशि आने के बाद महज 3000 का बैलेंस दिखा रहा है, यानी कि उन्हें एक राशि की कितनी सख्त जरूरत थी इस बात को समझा जा सकता है। और जैसे कुछ किसान अगर अपनी खेती की पद्धति को बदलना भी चाहे तो उनके पास ऋण भी नहीं हो पाता था कि वो ऋण भी ले सके और अपनी खेती की पद्धति को बदल सके। तो जब ये तयशुदा राशि उसके खाते में आएगी तो क्या ऋण लेने में उसको सुविधा होगी? क्या इससे फिर वो उसको आगे चल के खेती की पद्धति हो या किसी भी प्रकार से उसको और सुविधा होगी? ये जो छोटे और मार्जिनल किसान हैं, हम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बात नहीं करें, यदि हम ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में किसानों की बात करें तो ये 2000 बहुत ज़्यादा है उनके लिए। ये कोई किसी भी चीज़ का एक लिमिट नहीं होता है, आप जितना ज़्यादा दे उतना कम है, लेकिन ये एक अमाउंट है, एक शुरुआत है। और जैसी हम लोगों की जानकारी है, कोई भी सरकार अब इसको रोल बैक नहीं कर सकती, इससे पीछे नहीं हट सकती है। जी। ये आने वाले समय में इस पे बढ़ोतरी ही होगी, जिस दर से बढ़ोतरी हो ये तो सरकार पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये कोई पीछे नहीं कदम उठा सकता है, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार आए ये पीछे नहीं हट सकता है। तो एक बहुत बड़ा कदम है और एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो। और जैसा कि आपने देखा है कि इसमें पेमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट भेजेगी किसान को तो उसके बीच में बिचौलिया नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को ये निश्चित करना पड़े कि पटवारी का हाई हैंडेडनेस नहीं हो, क्योंकि वो लिस्ट बनाने में, तैयार करने में पटवारी का रोल है। वहां पे उनका जोर उस तरह का नहीं हो जिससे किसी भी तरह का करप्शन, किसी भी तरह की गड़बड़ी आए। तो ये इंश्योर वहां नजर रखने की जरूरत पड़ सकती है। जगदीश जी, जैसे कि बातचीत चल रही थी कर्ज माफी बनाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में ये कहा है कि ये एक बेहतर कदम है और यहाँ पर मौजूद अधिकतर किसानों ने भी इसकी तस्दीक की है। आपकी क्या राय है इस विषय पर? अभी जो कर्ज माफी हुई है, खासतौर पे जिन 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी हैं, मध्य प्रदेश में मैंने खुद देखा है कि कर्ज माफ़ी की योजना अच्छी नीयत से लाई गई, लेकिन बहुत सारे फर्जी किसानों ने उसका लाभ उठा लिया। वही राजस्थान में वही दिक्कत आ रही है, छत्तीसगढ़ में भी उस तरह की समस्या आ रही है।
तो कर्ज माफ़ी का जो अब तक का जो अनुभव है सरकारों को भी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे और किसी पार्टी की, वो कोई अच्छा अनुभव नहीं है। वास्तविक किसानों को उसका लाभ नहीं मिला है। मैं समझता हूँ कि ये एक एकदम इनोवेटिव, एकदम नवाचारी और एकदम नया विचार है। और सरकार जो किसानों को रियायतें दे रही हैं, अभी भी आगे भी देना चाहती है, वो उसके लिए ये बहुत बढ़िया तरीका है। लेकिन ये ज़रूर है कि उनके दस्तावेजों की जांच में रुकावट नहीं होनी चाहिए। जी, तो जी, उनको बहुत ठीक फायदा है, सुझाव भी दिया जा सकता है किसानों को। माधवी जी, याद होगा कि बजट के ठीक बाद हमने भी बातचीत की थी, चर्चा की थी और पाया था कि कितना चुनौतीपूर्ण है ये काम कि इतने सारे किसानों को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहुंचाना है। लेकिन हमने देखा कि 24 दिन के अंदर ये हो गया। तो इसकी सफर को और इसकी सफलता को आप कैसे आंकती हैं? बहुत ही अच्छी तरह से ये इम्प्लीमेंट हुआ है। इससे हमें दिखता है कि अच्छी नीयत सरकार की और सरकारी अफसरों की जिन्होंने इसे इम्प्लीमेंट किया है। ये ऑल्सो भी दर्शाता है कि स्ट्रॉन्ग विल, अगर आप में विल है, आप कुछ करना चाहते हैं तो आप बहुत ही अच्छे वे से कर सकते हैं। स्टेट का सपोर्ट, फार्मर लीडर्स का सपोर्ट, किसान भाई बहनों का सपोर्ट, इसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हुई है। सब कुछ आधार कार्ड से लेके बैंक अकाउंट्स की लिंकेजेस। सो जो 4 साल से हम काम देख रहे थे प्रधानमंत्री का, वो एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट करने में आया है। तो जैसे हमारे किसान भाइयों ने शुगर केन का भी बताया कि शुगर केन भी उसका भी आने में टाइम लगता है, पैसा बकाया आने में। तो आई थिंक यही स्कीम को आगे हम लेके जाएंगे तो बहुत कुछ डायरेक्टली इम्प्लीमेंट होगा। एंड बहुत ही अच्छे वे से हुआ है। बहुत सरप्राइजिंग है, मतलब हमने इतना जल्दी इम्प्लीमेंट होने का देखा नहीं था। आई थिंक दूसरी किश्त भी मिल जाएगी किसानों को बहुत ही जल्द, जिस तरह से लग रहा है। मैं हामी भरते हुए देख रही हूँ, यानी कि ये अचंभे की बात थी कि 24 दिनों के अंदर इतना बड़ा कदम सरकार उठा ले और 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा किसानों को सीधे सीधे इससे लाभ मिला है। मांगेराम जी, जैसे कि बातचीत हो रही थी कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि किस तरह से जो राज्य हैं अगर वो साथ नहीं देंगे या फिर इसी तरह से उनकी कुंभकर्णी नींद जारी रहेगी तो जो किसान है उसका श्राप लगेगा। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या किसान भी इस बात को समझ रहा है कि केंद्र सरकार की नीयत तो साफ है, उन्होंने करके दिखाया है, लेकिन कई जगहों से साथ उस तरह से नहीं मिल पा रहा है जैसी मिलनी चाहिए? जिस दिन ये बजट पारित हुआ, मैं भी एक टीवी की डिबेट में था। जी जी। तो मेरे भी मन में शंका थी कि जिस तरह से ये बात कही जा रही है, इस तरह से हमने कभी होते हुए नहीं देखा। ये बहुत जल्दी जो है किसानों के खाते में चली जाएगी, मार्च से पहले चली जाएगी या फरवरी में ही चली जाएगी जी। तो हमें शंका पैदा हुई कहीं ये चुनावी कोई ऐसा स्टंट तो नहीं है, कोई मुद्दा तो नहीं है। अच्छा, हमने कल देखा कि जैसे ही बटन दबा, अब ये किसान दिखा रहे हैं अपने अपने मोबाइल में। अभी आपने देखा, आपके दर्शाया आपके कैमरे ने भी कि किसान बता रहे हैं कि जी हमारे में मैसेज आ गया। तो इससे हमें एक तो ये पता चल गई कि केंद्र सरकार के पास कितनी ताकत है जी। वो 24 दिन में 24 दिन पहले अगर किसी बात को कह सकती है कहीं पे खड़े हो गए, तो वो 24 दिन में उसका अनुपालन कर सकती है, जबकि ये एक बहुत बड़ी बात थी जी। कोई ये ऐसा मामला नहीं था कि कोई इलेक्ट्रॉनिक धंधा है। किसानों का जो भरोसा है वो इससे और मजबूत हुआ है। लेकिन कुछ मुश्किलें भी थी विवेक जी, जैसे कि जो पूर्वोत्तर है वहां के बारे में कहा जा रहा था, जहां पर जो मालिकाना हक है जमीन का वो सामुदायिक तौर पर है। तो उन क्षेत्रों के लिए आप लोगों ने क्या हल निकाला? पूर्वोत्तर में कठिनाई ये थी कि वहाँ पे सामूहिक मालिकाना हक है। वहाँ खेत को किसान जो जोत लगाता है उसको उसका मालिकाना हक नहीं है, और जो उस ट्राइब का चीफ है, जो मुखिया है या गांव का मुखिया है, वो भूमि को पट्टे पे देता है। ठीक है। तो ये मुद्दा था कि जो इस तरह के किसान हैं तो उनकी भूमि 2 हेक्टेयर से कम, पर उनको कैसे इस योजना में सम्मिलित किया जाए। जी। तो एक कमेटी बनी जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री थे और सारे पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री थे। इस कमेटी की बैठक बहुत जल्दी से पहले 10-12 दिन में ही योजना घोषित होने की हुई, और कुछ राज्यों जैसे मणिपुर के बारे में निर्णय हो गया कि जहाँ पे इस प्रकार की कम्युनिटी लैंड है और उसको विलेज की काउंसिल या विलेज चीफ पट्टे पे देते हैं, तो उसका रिकॉर्ड बना के वहाँ के जो एसडीओ हैं, रेवेन्यू के एसडीएम हैं और डिप्टी कमिश्नर हैं, कलेक्टर हैं, उसको तस्दीक कर देंगे और उस तस्दीक के आधार पर
यहाँ से उनको पात्र मानते हुए भुगतान हो जाएगा। जी। उसका समाधान हुआ। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जो ये प्रक्रिया है इसको बहुत फूल प्रूफ करने की कोशिश की गई है। जी। जो हमारे को राज्य अपना डेटा देते हैं बेनिफिशरीज का, उसका पहले वैलिडिटी चेक NIC के लेवल पे जो हमारा पोर्टल है उस पे होता है। वैलिडिटी चेक में ये देखते हैं कि नाम पूरा भरा है, आधार नंबर के सारे नंबर पूरे हैं, अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है। जब ये देख लेते हैं तो उस डेटा को हम पेमेंट के पोर्टल पे भेजते हैं। अच्छा। पर अगर कोई कमी रह जाती है तो हम राज्य को वापस भेजते हैं और कहते हैं कि इस कमी को पूरा करके भेजें। ठीक है। और PFMS पोर्टल बैंक से वेरीफाई करता है कि वहाँ पे बैंक में वो खाता है कि नहीं। अगर कोई ऐसा है कि जिसमें वो बैंक में खाता नहीं है या लिंकेज में प्रॉब्लम है तो PFMS भी, पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम, हमें वो डेटा वापस कर देता है। वो भी हम राज्यों को वापस करते हैं। कह सकते हैं कि ये बहुत हड़बड़ी में उठाया हुआ कदम नहीं है, बल्कि राशि लाभुक तक पहुंचे उससे पहले कई तरह की सावधानियां भी बरती जा रही है। देवेश जी, एक ब्रेक पर जाने से पहले जानना चाहूंगी कि अभी 24 फरवरी को तो 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा किसानों तक ये राशि चली गई है, लेकिन पहली किश्त की जो तारीख है वो 31 मार्च तक की बनती है। क्या उम्मीद है आप लोगों को कि 31 मार्च तक और कितने किसानों के खाते तक ये राशि पहुंच जाएगी? हम लोग का तो लक्ष्य यही है कि जो हम लोग का लक्ष्य है जितना भी हम लोगों ने अनुमान किया था उस हिसाब से हम सभी को जो पात्र और एलिजिबल जो किसान परिवार है उनको ले। अब राज्यों के ऊपर है को जितनी जल्दी भेजते रहें। और कई राज्य जो है उत्साहित होकर उनके जो इनिशियल लर्निंग कर्व जो होता है शुरू में जो दिक्कतें आती हैं उसको दूर करते हुए, जैसे विवेक जी ने कहा कि अब वो तेजी से आगे आ रहे हैं, तो हम आशा रखते हैं कि काफी बड़ा सब्सटेंशियल जो एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स जो है वो हमें डेटाबेस में सम्मिलित हो जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छे। और इसी तरह से इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेगा वाद संवाद, किसानों का हुआ सम्मान। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है। किसानों का हुआ सम्मान। जी हां, 24 फरवरी को रिकॉर्ड 24 दिनों में सम्मान निधि की पहली किश्त जारी हुई। कैसे हुआ ये सब और किसानों में किस तरह की प्रतिक्रिया है, इस फैसले को लेकर इस पर वाद संवाद के अंतिम दौर में हम हैं और हमारे साथ कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के 2 वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। और अब हम पत्रकारों, किसान नेताओं और साथ ही किसानों को सवाल पूछने का मौका देना चाहेंगे। माधवी जी, सबसे पहले आपको मौका मिलता है इसके क्रियान्वयन को लेकर और आगे की तैयारियों को लेकर, अगर आप कुछ जानना चाहें तो पूछ सकती हैं। सर, तो मेरा क्वेश्चन आपके लिए ही होगा कि पहले कि अगर कोई ग्रीवियंस है किसान का तो वो कैसे एड्रेस हो सकता है, जो और दूसरा क्वेश्चन कि नेक्स्ट फेज अब आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? ठीक है, यानी कि शिकायत अगर कोई किसी तरह की आती है तो इसके लिए क्या उपाय है? जैसे हम लोग की ऑपरेशनल गाइडलाइंस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो सूची है लाभार्थियों की जो हम लोगों ने सिलेक्ट की है वो हम लोग जो है ग्राम पंचायत में उसको घोषित करेंगे। और इसके अलावा हम लोगों ने ये भी निर्देश दिया है और ज़्यादातर जगह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं उनकी अध्यक्षता में ग्रीवियंस कमेटी भी बनाई है कि अगर कोई शिकायत आती है किसी बिचौलिया के आने की या उनका नाम ना होने की या नाम होने के बावजूद भी पैसा स्वीकृत ना होने की, तो वो सब वहाँ पर वो उसको दे सकते हैं और उसके देने पे और ब्लॉक में भी दे सकते हैं, जिससे कि उसका, और हमने ये भी कहा है कि 2 हफ्ते में उसका निराकरण यथासंभव जरूर हो, उनको विलंब से उसका निराकरण ना हो, जिससे कि ये सब जो शिकायतें हैं उनका उस पर ठोस कार्रवाई हो सके। अब तक के अनुभवों को देखते हुए क्या अगले चरण के लिए किसी तरह का बदलाव भी हो सकता है? बदलाव कुछ नहीं है। अब ये जो हम लोग ने जो किया है, अब तो हम लोग का सिस्टम पूरा स्ट्रीमलाइन हो गया है और स्टेट्स को भी समझ में आ गया है कि कहाँ पर ज्यादा दिक्कतें आई, कहाँ पर ज्यादा एरर्स थे डेटा एंट्री के, तो वो अब और सतर्क होकर कार्य करेंगे। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जो आपने बोला था कि
कि इतने किसान भाई बहन है कि उनको इतना पैसा मिल रहा है, किस तरह की अच्छी खेती करें उसके बारे में भी कुछ होना चाहिए। तो मैं इसका एक साइड जो एक इफेक्ट है इस प्रक्रिया का वो ये है कि 12.5 करोड़ के किसान परिवारों का डेटाबेस हमारे पास है जिसमें उनके मोबाइल नंबर भी है। तो अब हमें जो भी एक्सटेंशन सर्विस देनी है उसके लिए हम उनको सीधे हम राज्य सरकार या जिला प्रशासन सीधे उनको पहुंच के हम उनको परामर्श दे सकते हैं। तरह तरह के हम उनको अगर कहीं पर ओलावृष्टि होने वाली हो तो उसकी जानकारी दे सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा एक वृहद डेटाबेस हमारे पास तैयार हो गया है जिसपे हम उनको हर कैसे कौन सी पद्धति और ये छोटे और सीमांत किसानों का है, छोटे सीमांत कृषकों को, बड़े किसानों का तो पहले ही से वो जानकारी रखते थे, लेकिन छोटे किसानों को दूर दूर क्षेत्र में और उस क्षेत्र स्पेसिफिक भी अगर कोई हमको सुझाव देने हैं वो हम दे सकेंगे और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इससे। बिल्कुल, तो जोरदार तालियां, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है छोटे और सीमांत किसानों के लिए। आगे सरकार किस तरह से सोच रही है इसका भी इससे मिलता है हमें अंदाजा। विश्व मोहन जी, आप क्या जानना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? मैं विवेक जी से पूछूंगा कि अभी जो भी स्टेट्स डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, क्या जिस स्टेट में धीमी गति है क्या उसका कारण ये है कि वहां पे लैंड रिकॉर्ड डिजिटल नहीं है? और यदि ऐसा कारण है तो क्या डिजिटल रिकॉर्ड्स नहीं है फिर भी क्या वो 31 मार्च तक उसको पूरा कर पाएंगे? और दूसरा एक छोटा सा सवाल जो देवेश जी से है, क्या यदि 31 मार्च तक मान लीजिए 12 करोड़ किसान हैं, यदि सिर्फ 11 करोड़ ही डिटेल्स आ सकते हैं, तो क्या यदि अप्रैल और मई में यदि उनको पैसे देना हो सेकंड किस्त का तो सिर्फ वो 11 करोड़ को मिलेगा या फिर रेस्ट हैं वो भी कंसीडर्ड होंगे? ये दो सवाल आप लोग जी विवेक जी। जो पहला सवाल आपने मेरे से पूछा है, एक्चुअली ये कारण नहीं है कि स्टेट्स के पास डिजिटल रिकॉर्ड है या नहीं है जिसकी वजह से डेटा एंट्री में तेज़ी है या दिक्कत है या प्रॉब्लम है। ये बेसिकली उनकी प्रिपेयर्डनेस की बात थी कि कई स्टेट्स ने तैयारी की, नीचे तक बैठकें की और उन्होंने मेहनत करके डेटा को लेके आए, वो चाहे उनका फिजिकल डेटा था या डिजिटल डेटा था, और उसको उन्होंने फीड कराया। बिकॉज उनको सिर्फ ये देखना था कि ये किसान परिवार है जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। वो डिजिटली देखें या फिजिकल रिकॉर्ड से देखें वो संभव था, वो एक बड़ा कारण नहीं था, वो प्रिपेयर्डनेस का एक बड़ा कारण था। और कुछ स्टेट्स में आधार लिंक्ड डेटा पहले से था तो उनके लिए आसान था कि वो पूरा डेटा अपलोड कर दें। जैसे आंध्र प्रदेश के पास वो डेटा था, तेलंगाना के पास डेटा था, कर्नाटका के पास डेटा है, पर कर्नाटका के पास डेटा होने के बाद उन्होंने लेट शुरू किया तो आंध्रा ने दे दिया टाइम से। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ने मेहनत करके अपना डेटा बना के दिया। उनका डिजिटल भी था, उन्होंने फिजिकली वेरीफाई भी किया, ग्राम पंचायतों में सूचनाएं भी कराई और वो डेटा आया। हरियाणा ने और भी आगे बढ़ के एक पूरा कंप्लीट सर्वे कर लिया, तो उनका करीब 11-11.5 लाख किसान हरियाणा में आने थे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की स्टेज में थे, उनका ऑलमोस्ट सारा डेटा आ गया जी। तो इस तरह से हर राज्य ने जितनी अच्छी तैयारी की उतना जल्दी उन्होंने डेटा अपलोड कर दिया, उतना ज्यादा उस क्षेत्र के उस राज्य के किसानों को उसका लाभ अभी हो पाया है। देवेश जी, हाँ। दूसरा प्रश्न आपने किया कि हम ये अपेक्षा तो कर ही रहे हैं सभी राज्यों से कि वो जो लाभार्थी हैं उनके वो हमको 31 मार्च तक उसका डिटेल दे दें। एक बार वो डिटेल दे देंगे तो हम निश्चित रूप से अगर चेकिंग के बाद अगर थोड़ा विलम्ब भी हुआ लेकिन वो इस किस्त प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाएंगे। 31 मार्च के बाद अगर डेटा आता है तो हमको उस पर निर्णय लेना पड़ेगा कि वो पात्रता उनकी जो है वो हम इस वर्ष से मांगे अगले वर्ष से मांगे, वो हम स्थिति देख के फिर उस पर निर्णय लेंगे। तो उस स्थिति में क्या अप्रैल मई में भी वो किस्त मिल सकती है? वो उनको अप्रैल मई की जब से उनका आया तब से तो मिलेगी ही मिलेगी उनको। जब से उनका नाम आया, अगर किसी वजह से विलम्ब हो गया हो और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो योजना के लिए पात्र नहीं रह जाएंगे। तो उसके लिए चुनाव खत्म होने की आवश्यकता नहीं है? चुनाव वो इशू है कि वो हम जब स्थिति आएगी तो उस हिसाब से देखेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से हमें जरूरत पड़ा परामर्श लेंगे। लेकिन अभी तो है कि ऑन गोइंग स्कीम पे हम लोग कार्य रख सकते हैं। ये एक जनरल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का है, लेकिन जैसी स्थिति आएगी जब इलेक्शन घोषित होगा तो हम उस स्थिति को फिर परामर्श लेके कार्य करेंगे। ठीक, जगदीश जी, आप तैयारियों या क्रियान्वयन को लेकर कुछ जानना चाहेंगे वरिष्ठ अधिकारियों से? कि क्या आगे किसी चरण में जो खेतीहर मजदूर हैं उनको भी इसमें और शामिल किया जाएगा? और दूसरा ये कि परसों गोरखपुर में प्रधानमंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड बागवानी करने वाले, मत्स्य पालन करने वाले और इनको भी बांटे हैं। तो ऐसे इस वर्ग को जो कि खेती के साथ अलाइट किया गया है और खेती
की आय बढ़ाने के लिए इसको जोड़ा गया है। तो क्या इस वर्ग के भी कोई इस वर्ग के लिए भी क्या ये राहत दी जाएगी और उसके लिए भी कोई मानदंड, किसानों का दर्जा मानदंड ऐसा उसके लिए स्थापित किया जाएगा जैसा 4.9 हेक्टेयर एकड़ क्या जमीन का मानदंड इनके लिए है, तो उनके लिए भी कोई ऐसा क्राइटेरिया फिक्स करके क्या इस तरह की लागत राहत उनको आगे दी जाएगी, दी जा सकती है? निवेश जी। नहीं, ऐसा है कि जो आपने अभी फिलहाल तो हम लोगों ने इसको जो काश्तकार है उन्हीं के लिए ही सीमित रखा है। भविष्य में रिसोर्सेज को देखते हुए ये तो निर्णय सरकार के उच्च स्तर पर लिया जाना है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन जो दूसरी बात कही है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है और वो बात कहीं रह ना जाए इसलिए उसको उल्लेख करना आवश्यक है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम थी जिसमें हम लोग 4% की दर पे हम लोग क्रॉप लोन देते रहे हैं जी जी। एक तो उसमें भी करीब करीब इस वक्त एक्टिव जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो लगभग 7 करोड़ है, यानी कि करीब 6 से 7 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और वो इधर उधर से अपना ऋण लेते हैं या लेते ही नहीं ऋण, तो वो भी दोनों तरह से स्थिति अच्छी नहीं है। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज का जो कार्य है इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाता था। तो जो घोषणा हुई थी बजट में और इस बार उसका क्रियान्वयन हुआ है कि एक तो हमने एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज और जो दुग्ध व्यवसाय को जुड़े हुए हैं उनको भी हम 4% के इंटरेस्ट पे किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएंगे और उनको जो नए लोग जुड़े हैं और प्लस जो पहले के किसान हैं जिनको नहीं मिला है उनको एक अभियान के रूप में हम लोग राज्यों के साथ मिलके सभी का कोशिश करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड से हम सैचुरेट कर दें जिससे उनको बहुत ही सस्ती दर पे 4% पे उनको लोन मिल सके और वो जो है अपनी बेहतर प्रक्रिया उसका उपयोग कर सकें। और क्योंकि वो किसान क्रेडिट कार्ड की परिधि में आ जाएंगे तो उनका इंश्योरेंस भी हो जाएगा, क्रॉप इंश्योरेंस, तो उनकी क्रॉप लॉस का भी कंपनसेशन हो जाएगा। तो एक तरह से हम एक सामूहिक रूप से एक स्ट्रेटेजी से कार्य कर रहे हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए किसान नेताओं के पास आती हूँ। अजीत जी, आपको जानना चाहेंगे? मैं सर से एक बात जानना चाह रहा था कि जो किसान क्रॉपिंग नहीं करते हैं, फिशरीज और बी कीपिंग और एक ये जलों का पालन जो करते हैं उनको ऑलरेडी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, तो उनको भी क्या इस ये लाभ दिया जाएगा? नहीं, देखिए अभी जो हमारा पीएम किसान योजना है उसके अंतर्गत तो लाभ अगर उनके पास खेती योग्य ज़मीन है उन्हीं उसी पे मिलेगा। अगर वो ये एडिशनल ऑक्यूपेशन कर रहे हैं तो अवश्य उनको ये लाभ मिलेगा, उस पर कोई रोक नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ भी दोनों तरह से मिल सकता है, अगर एक्सक्लूसिवली वो फिशरीज या एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं तो भी मिलेगा उनको, और नॉर्मल खेती के साथ साथ ये भी कर रहे हैं तो उसमें भी एक सब लिमिट निर्णय हो जाएगी, बढ़ी हुई लिमिट एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के लिए, तो उसमें भी मिले जुले किसानों को भी उसका लाभ मिलने वाला है। मांगे राम जी, आप क्या जानना चाहेंगे? मैं आज दो बहुत बड़े अधिकारी हमारे बीच में हैं। बिल्कुल। मेरा प्रश्न भी है और आपसे निवेदन भी है। जैसे भारत सरकार ने ये जो नीति किसान सम्मान निधि योजना लागू की, मैंने इसमें देखा कि पटवारी से लेकर एसडीएम, तहसीलदार, एडीएम और भी बड़े स्तर के अधिकारी किसानों के घर पे आते हुए देखा, किसानों के पीछे दौड़ते हुए देखा। बिल्कुल। जबकि इससे पहले और काफी सरकारें रही हैं, उनमें अगर कोई नीति बनाई जाती थी तो किसान को धक्के खाने पड़ते थे कार्यालयों के, बहुत जल्दी कार्य हुआ और किसानों को आपने देख लिया, किसानों के चेहरे पे चमक है जी। उनको इसका लाभ भी मिला। तो मेरा निवेदन ये भी है कि जैसे और भी कोई नीति लागू होती है, अगर वो इसी तरह युद्ध स्तर से सीधी किसानों पे एकदम लागू हो, उनके घर पर सीधी पहुंचे, तो उससे एक ये भी होगा कि जैसे सरकार का एक सपना था कि देश के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाए। अभी आपने किसानों कहते सुना कि हमसे किसी भी पटवारी ने ना तो 5 पैसे लिए जी, ना हमसे किसी ने जो है कुछ अबे तबे कहा, नहीं ये कहा कि सुबह आना, नहीं ये कहा शाम आना, उल्टा पटवारी किसानों के घर तक पहुंचा। तो मेरा निवेदन ये है कि सरकार जो भी रहे, आती रहती हैं जाती रहती हैं, चाहे सरकार कोई भी हो, लेकिन अधिकारी तो आप ही रहेंगे। आप इन योजनाओं को इस तरह से लागू करें कि जैसे किसान के बीच में इसका जो बिचौलियापन है, ये जो भ्रष्टाचार है, ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। इसका ये एक एक्सपेरिमेंट भी है, ये एक इसका एक्सपेरिमेंट भी हुआ है। अब हम ये समझ गए कि और इसी योजना में किसी तरह का भ्रष्टाचार न पनपे, इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं, इसके साथ ये भी बता दें हमें। हाँ, विवेक जी कहना चाहेंगे इस पर? इसमें इतनी सिंपल इसकी स्ट्रक्चर है, बहुत साधारण और सीधा स्ट्रक्चर बनाया गया है कि प्रधानमंत्री किसान योजना में किसी को मौका ही नहीं है कि वो गड़बड़ कर सके। डेटा फीड करना है, डेटा रिकॉर्ड में अवेलेबल है, और एक बार
पोर्टल पे डेटा आ गया तो उसके बाद किसी को किसी से पूछना नहीं है, खाते में पैसा सीधा जाना है। और ये बात सही है जो हमारे किसान प्रतिनिधि और किसान नेताजी ने कही है संगठन के, वो बिल्कुल सही है कि जो भी लाभ अगर डायरेक्ट सब्सिडी के रूप में जाता है, जिसके लिए सरकार अब कटिबद्ध है, और सीधा खाते में जाता है, उसमें इस प्रकार की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं क्योंकि बीच में आके उसको काट ले। तो ये ज़रूर है कि जितना ज़्यादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का लाभ हम अपने बेनिफिशरीज को दे पाए अन्य योजनाओं में ही, वो उसमें ज़रूर उसका फ़ायदा होगा। और ये बात सही है बिल्कुल। ठीक है, मांगेराम जी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं 2 चीज़ ऐड करना चाहूँगा। उसके इस तरह की स्थिति अभी तक हुई और आगे भी रखनी है, उसके 2 और कारण थे इसके सिंपल। एक तो ये जो आप विवेक जी ने बताया, दूसरा ये कि जो क्राइटेरिया था बड़ा ऑब्जेक्टिव था, इसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं थी कि जिसको कोई सरकारी कर्मचारी ऊपर नीचे कर सके। जमीन इतनी होनी चाहिए, सबको मालूम है। दिशा निर्देश बिल्कुल स्पष्ट जो उनके एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी थे, सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स, वो बिल्कुल क्लियर कट था कि उसमें कोई ये इफ एंड बट हो ही नहीं सकता कि हम इसको इधर ला सकें या इधर ला सकें। क्योंकि जहां भी सब्जेक्टिविटी आती है किसी गाइडलाइंस में, उसमें नीचे के कर्मचारियों को ये मिलता है, डिस्क्रिप्शन मिलता है कि हम उसको भी रख सकते हैं, नहीं रख सकते। दूसरा ये क्योंकि अभियान के रूप में चल रहा है, कि अगर ये इसी को हम 6-8 महीने तक चलाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं कहीं पर शिकायतें आ सकती हैं कि साहब वो क्या है पीछे जो है दौड़ना भाग शुरू हो गया। क्योंकि हमने तेजी से इसको अभियान के रूप में चला रहे हैं, तो पूरा प्रेशर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पे और रिव्यू मॉनिटरिंग से कि जो है सब लोग अपना लक्ष्य पूरा करें। जी, मांगेराम जी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, मेरा कहना ये है, जैसे साहब ने बताया अभी कि ये तो बहुत मजबूती से काम हुआ। मैंने निवेदन ये किया था आगे के लिए कि आगे भी जो स्कीम आवे उन पे भी इसी मजबूती से काम हो, और ताकि ये भ्रष्टाचार बीच में पैदा ही नहीं होने का, ये खत्म करने के बाद ये पैदा ही नहीं होने का, ये समाप्त हो जाएगा समूल नष्ट। मोनालिसा जी, मैं एक निवेदन और अपने अधिकारियों से करना चाहता हूँ। एक किसान दुर्घटना बीमा योजना है, उसमें किसान को इकाई माना गया, जबकि आप सब जानते हैं, आप खेती से जुड़े हुए लोग हैं और किसान भी बैठे हुए हैं। एक जो किसान होता है, किसान परिवार, जैसे मैं हूं, खेती में मेरी पत्नी भी काम करती है, मेरे बच्चे भी काम करते हैं, ठीक है, मेरी माता भी कभी कभी चली जाती हैं, वो भी काम कर लेती हैं जब वक्त जरूरत पड़ता है। लेकिन अगर दुर्घटना हो जाती है मेरे साथ, तो मुझे उसका लाभ मिलता है। मेरी पत्नी के साथ दुर्घटना हो जाती है, उसे सांप काट ले, उसे बिजली पकड़ ले, उस पर आसमानी बिजली गिर जाए, वो लाभ से वंचित है। इसमें किसान को इकाई ना मान के उसके परिवार को इकाई माना जाए, मेरा ये निवेदन। जो मेरा ये सुझाव आगे तक जाएगा। और कई किसान भी यहाँ पर मौजूद है, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर मौजूद अधिकारियों से अपने सवाल पूछ सकते हैं। कोई पूछना चाहेंगे यहाँ पे सवाल? जी, कुछ पूछना चाहते हैं? मैं अपने कृषि अधिकारी साहब से पूछना चाह रहा था कि जी जैसे पहले था 7 मार्च में 5 मार्च में आचार संहिता लाई जाएगी, क्या 31 मार्च तक आप पैसे किसानों को जो बाकी हैं दे देंगे साहब, या सबके रोक लेंगे आप? ये आचार संहिता के बाद दे सकते हैं, नहीं दे सकते, आचार संहिता की बिल्कुल क्लियर है, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन से विचार करके ही उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसमें आचार संहिता बिल्कुल क्लियर है कि ऑनगोइंग स्कीम में लाभार्थी अगर चयनित हो तो लाभ दिया जा सकता है, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन फिर भी हम निर्वाचन आयोग से पूछ के इसको आगे बढ़ाएंगे। जी, और चलते चलते एक आखिरी सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने किसानों के लिए सोचा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पशुपालक किसान हैं उनके लिए आपने क्या सोचा है? गाय भैंस खरीदने के लिए तो उनको लॉन्ग टर्म लोन पहले ही से मिल रहा है, लेकिन जो रोज़मर्रा के चीज़ों के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, चाहे वो मत्स्य पालन करते हो चाहे पशुपालन करते हो, उसके लिए उनको सस्ते दरों पे ब्याज पे जो है लोन मिलेगा, जो कि उनके लिए एक बड़ा लाभदायक सिद्ध हो। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही ढेर सारे किसानों को सुना। किसान सम्मान निधि मात्र 24 दिनों में 1 करोड़ किसानों तक पहुंचाना साफ नियत सही विकास का श्रेष्ठ उदाहरण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में ये भी कहा कि जिन किसानों को आज पहली किश्त नहीं मिली है, उन्हें आने वाले कुछ ही हफ्तों में ये राशि उनके बैंक खाते में पहुंच जाएगी। इस आश्वासन को पूरा करने में हमारे किसान और किसान नेताओं को भी पहल करनी होगी। उन्हें अधिकारियों और अपनी सरकारों पर दबाव डालकर सूची में अपना नाम डलवाना होगा, क्योंकि सालाना 6,000 रुपए सम्मान निधि लघु और सीमांत किसानों के लिए बड़ी राहत है। समय का अभाव आज के वाद संवाद को यहीं विराम देने के लिए कह रहा है। तो बस आज इतना ही। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार। अब मिलते हैं अगले सप्ताह इसी समय करने किसी नए विषय पर वाद संवाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।